दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आपको हम पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह मेरा दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप इसे जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को इसमें स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों सारा प्रश्न जो होगा आपको अधिकांश क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छा तरह से बताया गया है ताकि आप उसे अच्छा तरह से समझ के याद कर सके और एग्जाम में सही आंसर कर सके। तो इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा, सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और यह मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल आपके लिए हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही गेस क्वेश्चन है, इसलिए आप जरूर देखिएगा। 30 का 30 प्रश्न काफ़ी अच्छा तरह से बताया हुआ है। और दोस्तों यह जो 30 प्रश्न है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, इसलिए शेयर करिएगा जरूर दोस्तों। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले और भी वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षा के लिए। और दोस्तों तीसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा नंबर है एमीटर, तीसरा नंबर है मैनोमीटर और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में धारा जो मापी जाती है वह एमीटर से मापी जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे एमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मेजर किया जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। और मैनोमीटर से जो होता है वह प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। आपको सभी को याद रखना है, यहाँ पे जो है धारा मापी जाती है तो एमीटर से मापी जाती है। और एमीटर जो होता है वह परिपथ में जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर का जो होता है वह जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपको ये सभी भी याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में कह रहा है कि कैथोड कितने में है। दोस्तों कैथोड कितने में है, तो पहला नंबर है परमाणु, दूसरा नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग और तीसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन और चौथा नंबर है अल्फा कण। तो दोस्तों कैथोड किरणें जो होती है वह जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज किरण होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड किरणें में जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर में कह रहा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। दोस्तों किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा नंबर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीसरा नंबर है अल्फा कण और चौथा नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों नाभिक कहने का मतलब कोई भी परमाणु है, एटम है, उसमें जो होता है दोस्तों एटम, मान लीजिए इस तरह से एटम ये नाभिक हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी सतह में, बाहरी आउटर मोस्ट मैंने घूमते रहता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एलिमेंट। तो ये मेरा जो है न्यूक्लियस है, यानी परमाणु का नाभिक है। तो दोस्तों नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। और ये बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नाभिक बना होता है, तो यह हो जाएगा प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन का। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरा परमाणु का जो नाभिक बना होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होता है न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, और परमाणु के किसी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बराबर, और चौथा नंबर परमाणु के सभी कणों के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि अगर आपको परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए यानी एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो वह जो होता है
प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा उतना ही उसका जो होगा परमाणु संख्या होगा। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर में कह रहा है कि अल्फा कण है। दोस्तों अल्फा कण है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग, तीसरा है हीलियम न्यूक्लियस और चौथा है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो दोस्तों अल्फा कण जो होता है यह हीलियम न्यूक्लियस है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा कण जो है हीलियम न्यूक्लियस है। और दोस्तों अल्फा कण जो होता है इसका आयनोजेशन एनर्जी होता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आयनोजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है और विभेदन क्षमता जो होता है वह सबसे कम होता है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यानी आयनोजेशन एनर्जी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और इसका जो वो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो कम होता है अल्फा कण का, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कण जो है यह हीलियम न्यूक्लियस है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीडर वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है प्रति मीटर, तीसरा है जूल और चौथा है कुलॉम। तो रीडर वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो प्रति मीटर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। तो दोस्तों किसी इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है यानी चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर में कह रहा है कि किस रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस कलर के लिए फोटोन का ऊर्जा जो मान होगा वह न्यूनतम होता है। ठीक है, तो आप फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला जानते होंगे, E बराबर hc/λ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कह रहा है कि फोटोन का ऊर्जा का जो किस कलर के लिए होगा वह न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है लाल, दूसरा ऑप्शन है बैगनी, तीसरा है हरा और चौथा है पीला। तो यहाँ पे हमको समझना है कि जिस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा यानी मेरा लैम्डा का वैल्यू जिसका सबसे अधिक होगा उसका उसका एनर्जी का जो मान होगा वह सबसे कम होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का जो होता है, रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वह सबसे अधिक होता है। यानी मेरा लैम्डा उसका रेड कलर के लिए, लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो उसी का एनर्जी का जो फोटोन का ऊर्जा का जो मान होगा वह सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। किस तरह से समझना है कि एनर्जी और ये मेरा जो रिलेशन है फोटोन की ऊर्जा का जो रिलेशन है इसमें मेरा वेवलेंथ यानी मेरा जो तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक जिसका होगा उसी का एनर्जी सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, और जिसका सबसे कम होगा वेवलेंथ उसका जो एनर्जी का मान होगा, फोटोन का ऊर्जा का जो मान होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो मेरा बैगनी कलर के लिए जो होगा उसका फोटोन की ऊर्जा का जो मान होगा वह सबसे अधिक होगा, लेकिन लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर में करें निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? किसका यानी किसका द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है प्रोटॉन होता है और सबसे अधिक जो होता है न्यूट्रॉन होता है। तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है कि सबसे द्रव्यमान जो होता है सबसे अधिक होता है तो न्यूट्रॉन का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर। 50वां नंबर में कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। तो दोस्तों लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है तो अभी आपको पीछे भी बताएं कि ई बराबर जो फार्मूला होता है hc/λ। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ई बराबर hc/λ। तो एनर्जी बराबर पूछा जा रहा है तो hc/λ देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन hc/λ करेक्ट हो गया, जहाँ एच जो है दोस्तों प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है और सी जो है यह लाइट ऑफ वेलोसिटी यानी प्रकाश का चाल है और लैम्डा जो है
वो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, किसका, तो फोटोन का। तो यही मेरा जो है रिलेशन होता है एनर्जी और ये सभी में, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में करा कि इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया। तो पहला ऑप्शन जे थॉमसन, दूसरा नंबर चैडविक और तीसरा नंबर रदरफोर्ड और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के खोज किया यह जे थॉमसन ने किया। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। और दोस्तों यहाँ पे चैडविक, तो चैडविक जो थे यह न्यूट्रॉन का खोज किए थे। आपको याद रखना है एन से न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे वह चैडविक ने किए थे। और रदरफोर्ड जो किए थे प्रोटॉन के खोज किए थे, ठीक है। आपको ये तीनों को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बार बार इसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन, और मेरा न्यूट्रॉन के जो खोज किए थे चैडविक, और प्रोटॉन के जो खोज किए थे वह रदरफोर्ड ने किए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तीनों को आप जरूर याद कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर में करा कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। तो यहाँ पे जो सही संबंध होता है E=mc² होता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। E=mc², जहाँ m है वह मास है और c जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी है। यह फार्मूला जो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा E=mc² यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आवेश रहित यानी जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा नंबर है बीटा कण, तीसरा नंबर है प्रोटॉन और चौथा नंबर है प्रोटॉन, ठीक है। तो आवेश रहित यानी न्यूट्रल पार्टिकल कौन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह फोटोन हो जाएगा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोटोन। और यहाँ पे जो अल्फा कण जो होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बीटा कण जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है, और प्रोटॉन जो भी होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है, लेकिन फोटोन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फोटोन जो होता है आवेश रहित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारा दूसरा भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी था आप हमारा जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि काफ़ी अच्छा तरह से बताया गया है। दोस्तों उसे जाकर आप जरूर देखिए, काफ़ी आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। इसलिए आप जल्द से जल्द परीक्षा आने वाला, इसलिए आप जल्द से जल्द जाकर वो सभी वीडियो को देखिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में कह रहा है कि कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है विद्युत चुम्बकीय किरणें, दूसरा नंबर धन आविष्ट कण, तीसरा नंबर अनाविष्ट कण और चौथा नंबर ऋण आविष्ट कण। यानी कैथोड किरणें जो है वह ऋण आविष्ट कण होता है, यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे ऋण आविष्ट कण हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। कैथोड किरणें जो होती है वह ऋण आविष्ट कण होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में करा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 6.6 इंटू 26 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखना है कि 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होता है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसका दोस्तों आप यूनिट भी याद रखिएगा, जूल सेकेंड, ठीक है। जूल सेकेंड इसका यूनिट भी याद रखिएगा, और आपको हम डायमेंशन भी बता दे रहे हैं। मेरा जो होता है इसका डायमेंशन जो होता है वह ml² T⁻⁻1 होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाता है। ml² और T⁻⁻1 L² यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे इसका डायमेंशन जो होता है वह ml² T⁻⁻1 होता है। आपको डायमेंशन भी याद रखना है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्लांक नियतांक का जो वैल्यू होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में करें कि फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग यानी मोमेंटम होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है वह पहला ऑप्शन है h/ν, दूसरा ऑप्शन है h/ν और तीसरा अंतर h/c और तीसरा अंतर mc²। तो दोस्तों फोटोन का जो संवेग होता है वह h/c होता है, ठीक है। h/c, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फोटोन का संवेग अगर पूछे तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर और भी न्यू बराबर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वह होता है न्यू बराबर जो होता है
मेरा सी वाई के लैम्डा होता है, ठीक है, सी वाई के लैम्डा होता है। यहाँ पे आप अगर धर सकते हैं वैल्यू तो यहाँ पे धरिएगा तो क्या आ जाएगा, सी वाई लैम्डा धरते हैं तो मेरा एच वाई के लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा जो है फोटोन का संवेग है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन का संवेग यहाँ पे दिया हो एच न्यू वाई सी, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर में कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है, फोटो सेल आधारित है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, दूसरा नंबर धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा नंबर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और चौथा नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल जो आधारित है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वह निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है प्रकाश की तीव्रता पर, दूसरा में दे रहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर और तीसरा में धातु के कार्यफलन पर और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है उस पर निर्भर करता है, वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर में कह रहा है कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है। दोस्तों जब यहाँ पे पूछा जाए कि जब परमाणु संख्या जो है समान, यानी मेरा एटॉमिक नंबर जो है वह सेम है लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वह भिन्न भिन्न है, ठीक है, डिफरेंट है, तो कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है समस्थानिक, दूसरा में समभारिक, तीसरा में सम न्यूट्रॉनिक और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जब परमाणु संख्या अगर समान रहे और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो उसे जो है समस्थानिक कहा जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, समस्थानिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, अच्छी तरह से इसे समझिएगा। परमाणु संख्या अगर समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो समस्थानिक कहते हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा परमाणु संख्या जो है वह डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है सेम होता है तब उसे समभारिक कहा जाता है, ठीक है। समभारिक किसे कहा जाता है, जब जेड हो यानी जो परमाणु संख्या हो अलग अलग हो लेकिन मेरा जो है ए परमाणु द्रव्यमान जो है वह सेम हो, ठीक है, तब वह जो होता है समभारिक कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक्स दिया हुआ है जिसमें दो कहने मतलब दो मैंने आपको एटम दिया, उसमें अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर समान हो तब उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है तो वह जो होता है समस्थानिक होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो कही जाती है। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर, यानी कहने का मतलब कोई मेटल है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रकाश आकर पड़ रहा है यानी मेरा जो सूरज का प्रकाश वहाँ पे पड़ रहा है तो इसके सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है निकलने लगता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो पहला उसमें फोटोग्राफी, दूसरा अंदर है प्रकाश समिति और तीसरा अंदर है प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा अंदर प्रकाश संश्लेषण। तो यह जो कही जाती है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव कही जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश यानी किसी भी मेटल पे अगर आकर लाइट पड़ रहा है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगला वीडियो भी आने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आप लोगों को नए वीडियो का मिलता रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 61 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या जो की किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया। तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, दूसरा में ओम ने, तीसरा में आइंस्टीन ने, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन ने जो किए प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किए क्वांटम सिद्धांत पर, आइंस्टीन ने, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आइंस्टीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में कह रहा है कि फोटोन होता है।
फोटोन होता है? पहला ऑप्शन है विभाज्य, दूसरा नंबर है अविभाज्य, तीसरा नंबर है दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन जो होता है वह अविभाज्य होता है, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे अविभाज्य बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं फोटोन को, ठीक है, यानी बांट नहीं सकते। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर में कह रहा है कि पॉजिट्रॉन के खोज 1932 में किसने किया? दोस्तों पॉजिट्रॉन का जो खोज हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था, वो किसने किया था? तो पहला ऑप्शन रदरफोर्ड ने, दूसरा नंबर है चैडविक ने, और तीसरा नंबर है एडरसन ने, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पॉजिट्रॉन का जो खोज हुआ था वह 1932 में हुआ था एडरसन के द्वारा, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे एडरसन बिल्कुल करेक्ट हो गया। पॉजिट्रॉन के खोज एडरसन ने किए थे 1932 ईस्वी में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर में कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने, मैक्स प्लांक ने, और तीसरा नंबर है रदरफोर्ड ने, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया मैक्स प्लांक ने, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है जिसमें वेवलेंथ जो है उसका सबसे कम है, लघु यानी सबसे मिनिमम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है माइक्रो तरंग, दूसरा नंबर है परावैज्ञानिक, और तीसरा नंबर है एक्स किरण, और चौथा नंबर है गामा किरण। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गामा रेज का जो होता है वेवलेंथ जो होता है वह सबसे कम होता है, ठीक है। गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वह सबसे कम होता है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तो पहला ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन है प्रगामी तरंग, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, अनुप्रस्थ, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है अनुप्रस्थ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत जो दिया था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा नंबर है मैक्सवेल, तीसरा नंबर है ओम, और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो सिद्धांत दिया था वो सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मैक्सवेल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत जो दिया था सर्वप्रथम मैक्सवेल ने दिया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर में कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = इतना दिया हुआ है, तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करें, ठीक है। आपको इक्वेशन एक दिया हुआ दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है, इक्वेशन जो है वह ये दिया हुआ है, इससे आपको जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, करंट का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आप ओमेगा = 2πf एक फार्मूला पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मेरा जो एफ जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ओमेगा जो का वैल्यू जो होता है वह साइन के बगल में जो दिया हुआ वैल्यू वही होता है ओमेगा, ठीक है। तो मेरा कितना है 100 पाई दिया हुआ, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 100 पाई, और मेरा 2πf हो गया, ठीक है। यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और ये जो है 50 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो f बराबर मेरा कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, 50। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ f बराबर 50, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और CPS यानी साइकिल पर सेकंड, इसका जो यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड होता है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। धारा का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 साइकिल पर सेकंड होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। और दोस्तों अगर और भी मेरा दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा टॉप 100 का दूसरा वीडियो है, अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और 30 क्वेश्चन का अगला वीडियो, तीसरा वीडियो भी आएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इससे दोस्तों आपको अधिकांश प्रश्न इसी से आएंगे, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में कह रहा है कि निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। दोस्तों निर्वात या हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग यानी वेलोसिटी होता है वह कितना होता है, तो वह 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मेरा डी ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर ही होता है। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर और तीसरा ऑप्शन है हर्ट्ज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए और अपने जो है माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि दोस्तों आप जितना मेहनत करते हैं उतना ही आप अपने जीवन में बेहतर बनते जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जी जान लगाकर मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।